अगर वॉइस का किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा जूम का सर्वर डाउन चल रहा है। थोड़ा सा आज वॉइस की एक जूम के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। अगर किसी को भी दिक्कत होती है, किसी को कुछ ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही है आप सभी को, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल स्क्रीन पर आप सभी को एकदम क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को। ओजस गुड इवनिंग, अमन गुड इवनिंग। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है। कल हम लोग का एक छोटा लेक्चर था 1 घंटे का, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिसिपिटेशन को समझा था। बेसिकली प्रिसिपिटेशन के वेदर सिस्टम को हम लोगों ने समझा था कि प्रिसिपिटेशन का वेदर सिस्टम क्या होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी थी कि अगर कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन हो रहा है तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ है, साइक्लोनिक हो रहा है तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ है, और अगर ओरोग्राफिक हो रहा है तो वो जोग्राफिक फीचर्स की वजह से हुआ है। कोई एक नेचुरल बैरियर था और उस नेचुरल बैरियर की वजह से जो पर्टिकुलर क्लाउड है वो क्लाउड आगे नहीं बढ़ पाया, वो एक नेचुरल बैरियर से स्ट्राइक करके उसके साथ ऊपर चढ़ने लगा और उसके बाद वो प्रिसिपिटेट हो गया। तो मैंने ये कल आप लोगों को वेदर सिस्टम के बारे में नॉर्मल पढ़ाया था। और उसके पहले मैंने आप लोगों को प्रिसिपिटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया था कि रेनफॉल क्या होता है, ग्लेज क्या होता है, स्लीट क्या होती है ना, स्नोफॉल क्या होता है, इसके अलावा लास्ट में हेल क्या होता है। तो इन चीजों को हमने थोड़ा सा देखा था। अभी आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसके अंदर हम लोग प्रिसिपिटेशन डेटा का जो एनालिसिस होता है, उस प्रिसिपिटेशन डेटा का जो एनालिसिस है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश आज करेंगे। ठीक है। नाउ सी, देखिए बेसिकली प्रिसिपिटेशन डेटा के एनालिसिस का मतलब क्या है, पहले तो थोड़ा सा इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, है ना। देखो क्या होता है कि जब भी कभी प्रिसिपिटेशन आता है तो इन इंडिया मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, जो उसकी मेजर फॉर्म है, वो हमेशा क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है रेनफॉल। मतलब वो वाटर के लिक्विड के टर्म्स में नीचे आता है। ड्रिजल भी होता है तो भी हम उसको रेनफॉल की तरह ही मेजर करते हैं। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रिसिपिटेशन डेटा, है ना। एनालिसिस ऑफ प्रिसिपिटेशन, मेजरली हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें, रेनफॉल, रेनफॉल डेटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रिसिपिटेशन हुआ, कितना प्रिसिपिटेशन हुआ, मतलब क्वांटिटी कितनी है प्रिसिपिटेशन की। मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि किस रेट के साथ हुआ, रेट क्या है प्रिसिपिटेशन की। फिर जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आप कैसे निकालेंगे, डेली निकालेंगे, और उसके बाद कैसे निकालेंगे, एनुअल निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और भी कुछ टर्म्स निकल के आएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा होता है ना, या फिर एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना होता है, तो उस फॉर्म में हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन हमारे पास हो रहा है, जो रेनफॉल हमारे पास हो रहा है, अब हम उसको एनालिसिस करने के बारे में समझेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे होगा और उसका एनालिसिस कैसे होगा, है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों को प्रेसिपिटेशन डेटा के बारे में आज से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना होगा। नाउ सी क्लियरली, अगर सबसे पहले हम लोग प्रिसिपिटेशन डेटा के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मेजरमेंट समझना होगा कि हम प्रिसिपिटेशन को मेजर कैसे करेंगे, हम प्रिसिपिटेशन को कैसे ढूंढ करके लाएंगे। नाउ सी, एक बात हमेशा याद रखिए, प्रिसिपिटेशन को मेजर किया जाता है, रेनफॉल को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अभी एक यहाँ पर छोटी सी दिक्कत होती है बच्चों को। दिक्कत क्या होती है, बच्चों को लगता है कि सर वाटर का मेजरमेंट तो आईएफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग वॉल्यूम में किया जाना चाहिए और उसका मेजरमेंट वॉल्यूमेट्रिक ही होना चाहिए। ये वाली बात एकदम सही है। इट शुड बी मेजर्ड इन द मीटर क्यूब, इट शुड बी मेजर्ड इन द सेंटीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब, वॉट एवर, या लीटर, जिसमें भी करना है उसमें करो, लेकिन वॉल्यूम में करो। तो आईएफ यूनिट्स तो क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं। लेकिन
प्रिसिपिटेशन को डेप्थ में मेजर करके हम क्या बताना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेसिकली प्रिसिपिटेशन को जब हम डेप्थ में मेजर करते हैं तो वो हम यहाँ पे डेप्थ लिखते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग के अंदर याद रखिएगा उस डेप्थ का मतलब होता है डेप्थ पर यूनिट एरिया। व्हाट? डेप्थ पर यूनिट एरिया। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका मतलब क्या है कि लेट अस सपोज दैट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आपके सामने लिखा हुआ है कि कल रात में आपके शहर में 5 सेंटीमीटर का प्रेसिपिटेशन हुआ। आपका जो भी सिटी है, आपके उस सिटी के अंदर 5 सेंटीमीटर का प्रेसिपिटेशन हुआ। नाउ अगर आपको क्वांटिटी मेजरमेंट ऐसे होगा बेटा, आपको क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये चीज अंडरस्टूड है कि जो 5 सेंटीमीटर की डेप्थ है ना, ये क्या है? ये पर यूनिट एरिया है। अब अगर आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? 5 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ योर सिटी। आपकी सिटी का जिस भी आपकी सिटी का जो भी पर्टिकुलर एरिया है, आप उसका इंटू कर दीजिए, तो डेप्थ इंटू एरिया आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। और ये वॉल्यूम किसका होगा बेटा? ये वॉल्यूम रेनफॉल का होगा। तो एक बात तो मेरी बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चे कि जब भी कभी हम प्रेसिपिटेशन की डेप्थ के बारे में बात करते हैं तो वो मेजरमेंट वॉल्यूमेट्रिक ही होता है बेटा। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वो जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से लिया गया है कि यूनिट एरिया के अंदर इतनी डेप्थ आती है। अब आपका जितना टोटल एरिया होगा आप उतने एरिया को उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम। इस बात को हमेशा सब लोग याद रखेंगे। एक बात। दूसरी बात, प्रेसिपिटेशन की डेप्थ होती क्या है? प्रेसिपिटेशन की डेप्थ ये होती है कि अगर आप अपने सिटी के ऊपर 5 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन डेप्थ क्या बोलती है बच्चों? 5 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन डेप्थ बोलती है कि अगर आपकी सिटी इस तरीके का एक कंटेनर होती है ना, अगर आपकी सिटी इस तरह का एक कंटेनर होती और उस कंटेनर के अंदर अपन रेनफॉल को अलाउ करते, रेनफॉल कैच को गिरने के लिए अलाउ करते, तो इस कंटेनर के अंदर एक यूनिफॉर्म डेप्थ कितनी डेवलप हो जाती? 5 सेंटीमीटर की डेप्थ यहाँ पर डेवलप हो जाती। मेरी बात समझ रही है आप लोगों को? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि रेनफॉल प्रेसिपिटेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ टू व्हिच रेनफॉल वाटर would stand on an area if all the rain were collected on it. Thus 1 centimeter of rainfall over a catchment area of 1 square kilometer represents a volume of water equals to 10,000 cubic meter। मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर किलोमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और वहां से हमें क्या मिल गया? दोनों को इंटू करके 10,000 क्यूबिक मीटर। सब क्लियर और नॉट? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आती है। अब मेजरमेंट कैसे होगा इसे समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट एक प्लेन एरिया है, मैं उस प्लेन एरिया को यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट एक बच्चों ऐसा प्लेन एरिया था इस तरीके का, है ना, एक ऐसा प्लेन एरिया था। सपोज दैट उसमें कितनी डेप्थ ऑफ वाटर आ रही है, उस डेप्थ ऑफ वाटर को आपको यहाँ पर बनाना था, है ना। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब उस डेप्थ ऑफ वाटर को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? लेट सपोज दैट इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर प्रेसिपिटेशन करवाया लाइक दैट, है ना। इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इस तरीके से प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब जब इस एरिया के ऊपर प्रेसिपिटेशन होगा तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर डेप्थ इस एरिया के ऊपर इस एरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक पानी भर जाएगा। अब आपको मेजर करना है कि कितनी डेप्थ का पानी भरेगा। तो आप क्या करो, एक कंटेनर लो और उस कंटेनर को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रख दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक ऐसा कंटेनर लेके आओ बेटा, और उस कंटेनर को आप इस एरिया के अंदर इस तरीके से रख दो। अब जो डेप्थ ऑफ वाटर भरेगा ना बेटा, वो डेप्थ ऑफ वाटर बराबर होगा इस पूरे के पूरे एरिया में, उस कंटेनर में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये पर्टिकुलर जो मैंने लेवल दिखाया, लेट अस सपोज दैट ये लेवल किसका है? वाटर का, है ना। तो ये कंटेनर अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ था, तो इस कंटेनर के अंदर ये जितनी डेप्थ ऑफ वाटर भरी, वही डेप्थ ऑफ वाटर किसके अंदर आनी चाहिए? अगर पूरा एरिया फ्लैट होता तो वही डेप्थ ऑफ वाटर किसके अंदर आती? पूरे एरिया के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपनी सिटी के अंदर जगह जगह कंटेनर्स रख देते हैं। कंटेनर्स का नाम क्या है थोड़ी देर बाद मैं इसको समझूंगा। हम जगह जगह क्या करते हैं बेटा? ये कंटेनर्स रख देते हैं। नाउ सी, इस कंटेनर के अंदर भी पानी जाएगा। इस कंटेनर के अंदर जितनी डेप्थ भर जाएगी, वो डेप्थ हमें क्या बताएगी कि अगर ये पूरा एरिया फ्लैट टोपोग्राफी का होता, तो इस पूरे एरिया के फ्लैट टोपोग्राफी का होने पर इस एरिया के अंदर इतने वाटर की डेप्थ स्टैंड करती। बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? ये सब क्लियर नोट? तो इस कंटेनर को रख के इस एरिया के अंदर कितना पानी आ सकता है, हम इस बात को बड़े आराम से पता कर सकते हैं। अब ये जो कंटेनर है ना बच्चों, ये जो कंटेनर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, इस कंटेनर का नाम क्या होता है? ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको आज से याद रखिएगा। इसका नाम होता है रेन गॉज। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना। रेन गॉज वो एपरेटस होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम रेनफॉल की डेप्थ को मेजर करते हैं। क्लियर और नॉट? एक सिटी के अंदर जगह जगह हम लोग रेन गॉज रख देते हैं और उनके अंदर जितना भी पानी भरता है हम उसको बोल देते हैं कि ये सिटी का
रेनफॉल डेप्थ है, ये सिटी के अंदर रेनफॉल डेप्थ का मेजरमेंट है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को याद रहा होगा। और आपको टोटल वॉल्यूम की अगर कितने देर तक रखते हैं, शिवम मैं आपको ये पूरी बातें बताऊंगा, है ना। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं धीरे धीरे आपको इन पूरी बातों को क्लियर करूंगा। अभी तो मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसको रेन गेज बोलते हैं, किस टाइम मेजर करेंगे, किस टाइम मेजर नहीं करेंगे, है ना। सुबह 8:30 से अगले दिन के 8:30 तक मेजर करते हैं, 24 आवर्स तक। तो मैं आपको इन सब चीजों को भी क्लियर करूंगा, है ना। एवरेज कैसे करते हैं, उसका नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं, आई विल क्लियर इट, है ना। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। अभी तो जस्ट अपन ने स्टार्ट किया है ना, अभी तो उसके अल्फाबेट्स भी नहीं पढ़े हैं पूरे। सेंटेंस तो अभी बाद में बनेगा, एकदम फ्लुएंसी अपन बाद में लेकर के आएंगे। अभी अपन को अल्फाबेट पढ़ रहे हैं ना, रेन वॉच का क्या होता है रेन वॉच। तो ये जो कंटेनर होता है ना बच्चों, इस कंटेनर को अपन बोलते हैं रेन वॉच। नाम याद रखिएगा। रेन वॉच के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि पल्वियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर, ठीक है ना। ये 3 नाम और हैं, जो 3 नाम इसके लिए आपको उपयोग किए जाते हैं। हालांकि ज्यादा फेमस नाम क्या है, ज्यादा फेमस नाम रेन वॉच ही है, लेकिन इसके इन नामों को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये छोटी सी बात मेजरमेंट डेप्थ के टर्म्स में किया जाता है, और जो कंटेनर में हम डेप्थ भरते हैं पानी की, उसको हम लोग रेन वॉच बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सी क्लियरली, अभी रेन वॉच के बारे में थोड़ा सा लिखता है ना। एक रेन वॉच क्या है, सिलिंड्रिकल वेसल है। सिलिंड्रिकल वेसल मतलब एक बर्तन मान लीजिए अभी, है ना। सिलिंड्रिकल वेसल है, जिसमें ऊपर वो ओपन होता है पूरा, और उसके अंदर रेन नीचे बड़े आराम से गिर सकती है। और जो रेन वाटर नीचे गिरता है, वो रेन वाटर उसमें नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है ना। उसके बाद हम रेन वाटर की डेप्थ मेजर कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना रेन वाटर इकट्ठा हुआ होगा। मैं अभी आपको टाइप ऑफ रेन वॉच में रेन वॉच कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये पूरी चीजें थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रेन वॉच स्टेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं भाई। उन कुछ गाइडलाइंस को, आईएमडी की उन कुछ गाइडलाइंस को अपन लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, है ना। रेन वॉच स्टेशन क्या होता है, बेसिकली रेन वॉच स्टेशन वो एरिया होता है, जो जगह होती है जहां पर रेन वॉच रखा जाता है। इट इज नोन रेन वॉच स्टेशन। ये हर एक सिटी के अंदर होता है। आप भी अपनी सिटी के अंदर रेन वॉच स्टेशन को गूगल मैप पर फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल पर लिख दीजिए कि अपनी सिटी का रेन वॉच स्टेशन क्या है, तो उसको सब लोग देख कर भी आना, है ना। मेरा ऐसा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग देख कर के आओ ना रेन वॉच स्टेशन, तो आपको और अच्छे से उस चीज के बारे में पता पड़ेगा। जो बच्चे कॉलेज में हैं वो तो अपने कॉलेज से बाकायदा एक लेटर वेटर लेकर के जाइए, तो आईएमडी वाले आपको अच्छे से घुमाएंगे। जो भी जल निगम होगा ना आपके आसपास का, जो भी गवर्नमेंट की बॉडी उसको कोऑर्डिनेट कर रही होगी, वो आपको बढ़िया वहां पर पूरा एक बहुत अच्छे से टूर करवाएंगे। जो बच्चे कॉलेज में नहीं है, वो कुछ काला पीला कर लेना यार, कुछ 500-200 रुपए चौकीदार को देना और बढ़िया उस जगह को घूम के आना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से रेन वॉच भी क्लियर होगा, रेन वॉच स्टेशन भी क्लियर होगा। थियोरेटिकली तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, है ना। अभी जो रेन वॉच स्टेशन होती है ना, उस रेन वॉच स्टेशन के 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिन रिक्वायरमेंट्स पे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर और नॉट। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ग्राउंड होना चाहिए वो लेवल होना चाहिए और ओपन होना चाहिए, क्लियर और नॉट। और एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर इंक्लाइंड हो गया ना, तो ठीक से रेनफॉल का जो कैच है वो उसके अंदर आ नहीं पाएगा। अगर आपने अपने रेन वॉच को इंक्लाइंड करके रखा, तो रेन वॉच को इंक्लाइंड करके रखने पर जो रेनफॉल कैच है वो उसके अंदर आ नहीं पाएगा, क्लियर और नॉट। तो पूरी की पूरी सरफेस क्या होनी चाहिए आपकी, पूरी की पूरी सरफेस एकदम हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, सब क्लियर और नॉट। नाउ सी क्लियरली पहली बात तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत होती नहीं है। पहली बात तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ सी क्लियरली, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है। कुछ बच्चे मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है बेटा या नहीं? कोई बच्चे मुझे थोड़ा सा बता दो बेटा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, वो बेटा आप लोग थोड़ा सा अपने नेटवर्क को थोड़ा सा बेटा रिफ्रेश कर लो, है ना। अपने नेटवर्क को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, तो मेरे ख्याल से आपको वॉइस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एंड से आवाज प्रॉपरली आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। अभी जो दूसरा वाला रिक्वायरमेंट है, वो दूसरा वाला रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रेन वॉच का आपका बेसिक, जो रेन वॉच का आपका कंटेनर है, जो रेन वॉच का आपका वेसल है, वो रेन वॉच का वेसल आपको जमीन के पास रखना चाहिए, सो दैट जो विंड है, जो हवा है, वो उसको इफेक्ट ना कर सके, रेनफॉल कैच को अपने साथ उड़ा के ना ले जा सके। इसलिए हम उसको ऊपर ले जाके नहीं रखते, ग्राउंड के पास रखते हैं। लेकिन इतना पास भी नहीं रखना चाहिए
इतना पास भी नहीं रखना चाहिए कि जो आसपास का वाटर है, जब आसपास वाटर स्टैंड करेगा रेनफॉल की वजह से, तो वाटर उसके अंदर फ्लडिंग कर दे, मतलब वाटर उसके अंदर चला जाए। तो इन दोनों चीजों को मेंटेन करना चाहिए, उसको सफिशिएंटली हाइट पर रखना चाहिए, लेकिन बहुत ऊपर भी रखना चाहिए। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो क्या है कि जो रेन वॉच स्टेशन का साइज होता है वो कम से कम 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर का होना चाहिए। कई बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना बेटा? इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर बच्चे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज को वहां पर नोट डाउन भी कर लेंगे। दूसरी बात एक और बेटा याद रखनी चाहिए, अगर आपका रेन वॉच कहीं रखा हुआ है तो उस रेन वॉच से कम 30 मीटर और ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे लेट अस सपोज दैट बेटा मोबाइल का टावर है एक, है ना? ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे। एक मोबाइल का टावर है ना, मोबाइल कंपनी का टावर है। उस टावर की जो टोटल हाइट है वो हाइट एट सपोज दैट एच है। तो ये जो रेन वॉच आपका रखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका एक रेन वॉच रखा हुआ है और ये आपका टावर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा डी, ये डी कितनी होनी चाहिए कम से कम? ये डी कम से कम 30 मीटर और ट्वाइस दी एच। इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें से जो भी ज्यादा है कम से कम उतनी होनी चाहिए। इसका क्लियर नोट? नाउ सी क्लियरली, अब आपको ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, अनुराग मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, है ना? थर्ड थर्ड पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने पूरा भी एक्सप्लेन नहीं किया है वो। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको आएगा कैसे और ये आता कैसे, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया है ना? ये आपसे पूछा जाएगा कि लेट सपोज दैट एक रेन गॉज स्टेशन है और उस रेन गॉज स्टेशन के पास में एक बिल्डिंग बनानी है ना? और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हाइट है लेट अस सपोज दैट 20 मीटर। तो उस बिल्डिंग को रेन गॉज स्टेशन से कितनी डिस्टेंस पर बनाना चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। अब आईएमडी क्या बोलता है कि 30 मीटर तो स्टैंडर्ड डायमेंशन है ही, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है ही, और ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है बेटा? 2 इंटू 20, कितना हो गया? 40 मीटर। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो इन दोनों में से हम क्या लेते हैं? जो भी ज्यादा हो। ज्यादा कौन सा बेटा? 40 मीटर। मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी दूर बननी चाहिए? ये बिल्डिंग कितनी दूर बननी चाहिए? ये बिल्डिंग बननी चाहिए 40 मीटर दूर। अगर कोई टावर था और वो टावर लेट अस सपोज दैट 10 मीटर हाइट का था, 10 मीटर बहुत हाइट होती है, कम हाइट नहीं होती, 10 मीटर हाइट का एक मोबाइल टावर था और उस मोबाइल टावर को आपको स्टेशन के पास लगाना था, तो आईएमडी क्या बोलता है कि या तो 30 मीटर और 2h। 2h का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 का मतलब क्या हुआ? 20 मीटर। इन दोनों में से जो भी मोर निकल के आएगा, मोर कितना निकल के आ रहा है? 30 मीटर। तो जो टावर है ये कितनी दूरी पर लगेगा? ये टावर 30 मीटर की डिस्टेंस पर आपको लगाना पड़ेगा, आप उसके पहले नहीं लगा सकते, ठीक है? तो तीन बातें बेटा, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसको एकदम हॉरिजॉन्टल करके रेनबोज को प्लेस करना चाहिए, सबको याद रहेगा। इतना नीचे भी नहीं होना चाहिए कि फ्लडिंग हो जाए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए कि विंड के इफेक्ट आ जाए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड हाइट इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। हालांकि रेन वॉच के अंदर जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन वॉच है उसके अंदर स्टैंडर्ड हाइट है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसी कोई स्टैंडर्ड हाइट आईएमडी बोलता नहीं है हर टाइप के रेन वॉच के लिए। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं कि ना तो विंड का इफेक्ट आए और ना आसपास के पानी की वजह से फ्लडिंग हो। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर दो फिगर हैं जो हमें याद रखने होते हैं। 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर का एरिया होना चाहिए मिनिमम। फेंस्ड एरिया मतलब उसके चारों तरफ फेंसिंग होनी चाहिए, सो दैट जो नॉर्मल एनिमल्स वगैरह होते हैं वो मूव ना कर पाए वहां पर। तो एक फेंस्ड एरिया होना चाहिए, ओपन एरिया होना चाहिए, और वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्री भी आता है, पेड़ भी आता है, ऑब्जेक्ट रेन है, उस रेन वॉच स्टेशन से उसकी दूरी कम से मीटर या फिर ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाले पॉइंट क्लियर होते होंगे। ये जो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तीन रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को समझ में आती होंगी। ठीक, अभी हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, और रेन वॉच के टाइप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रेन वॉच के दो टाइप होते हैं बेटे, एक टाइप होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन वॉचेस और दूसरा टाइप होता है रिकॉर्डिंग रेन वॉचेस, है ना? एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन वॉचेस, एक होता है रिकॉर्डिंग रेन वॉचेस। ना नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग रेन वॉचेस क्या होता है, बच्चों को इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, है ना? अभी एक बात याद रखो, नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप के रेन वॉच में, नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप के रेन वॉच में रिकॉर्डिंग जो टर्म है ना, बिल्कुल उसी टर्म का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है ना? देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, है ना? मेरे ख्याल से आप लोगों को वहां पर समझ में आएगी। अपन क्लास की बात करते हैं,
जैसे लेट अस सपोज दैट आपकी क्लास है, आपकी हाइड्रोलॉजी की क्लास चल रही है, तो सब बच्चों को पता है क्लास रिकॉर्डिंग टाइप है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। तो एक क्लास है, उस क्लास के दो तरीके हो सकते हैं लेने के। या तो वो क्लास कैसी हो, नॉन रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग मतलब जब आप लोग अपनी क्लास के अंदर आते थे, है ना, जब आप लोगों की कोचिंग लगती थी तब आपकी क्लास कैसी होती थी, नॉन रिकॉर्डिंग। और अभी आपकी जो क्लास चल रही है वो कैसी चल रही है, रिकॉर्डिंग। तो अभी तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन क्लास अपनी रिकॉर्डिंग वाली क्लास होती है, और नॉन रिकॉर्डिंग क्लास इसके पहले आप कोचिंग जाते थे तो होती थी। नॉन रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर क्या होता था, सपोज दैट आपकी कोई क्लास छूट गई, अब आप अगले दिन गए, है ना। अब जब अगले दिन जाएंगे तो आपने अपने बगल वाले से पूछा, बेटा भाई 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 सर ने क्या पढ़ाया कल। तो वो बच्चा आपको क्या बताएगा, आपके बगल वाला जो स्टूडेंट है वो आपको क्या बताएगा, वो आपको ऐसे बताएगा क्या कि भाई सर ने ठीक 8:30 बजे क्लास चालू करी थी, फिर 8:35 तक सर ने पुरानी क्लास का रिवाइज किया, ठीक 8:35 पर सर ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, 8:34 तक सर ने ये पढ़ाया, फिर सर ने ये पढ़ाया, ऐसा करके नहीं बताएगा। वो आपको क्या बताएगा, वो आपको फाइनल रिजल्ट देगा केवल, है ना। और वो आपको फाइनल रिजल्ट क्या देगा कि सर ने कल रेनफॉल एनालिसिस तक पढ़ा दिया। ऐसे ही बताएगा, नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा कि सर ने कल रेनफॉल एनालिसिस तक पढ़ा दिया, सीधे फाइनल रिजल्ट देगा और कुछ भी नहीं बोलेगा कि भैया सर ने कल इतना खत्म कर दिया, अब तू आगे इतने पन्ने छोड़ दे अपनी कॉपी के अंदर और आगे बढ़ जा। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर। अगर रिकॉर्डिंग टाइप की क्लास है तो रिकॉर्डिंग टाइप की क्लास के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। रिकॉर्डिंग टाइप की अगर क्लास है तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। रिकॉर्डिंग टाइप की क्लास के अंदर कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, आपको मिलती है ना वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर आपकी क्लास छूट भी जाती है तो आपको पता है क्या पता पड़ेगा, आपको फाइनल रिजल्ट तो पता पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो तो पता पड़ेगा ही पड़ेगा कि सर ने कहां तक पढ़ाया। साथ ही साथ आपको ये भी पता पड़ेगा कि सर ने किस टाइम पर, है ना, सर ने किस टाइम पर कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया और पर्टिकुलर टॉपिक को कितने टाइम तक टीच किया, कितने टाइम तक पढ़ाया, एक टॉपिक पर टाइम कितना लिया, है ना, टाइम पर टॉपिक। ये भी आपको मतलब एक एक चीज आपके सामने रहेगी। ये बात समझ, क्योंकि एक वीडियो कैमरा लगा हुआ है ना, वो वीडियो कैमरा क्या कर रहा है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा है। इट्स क्लियर और नॉट। तो आपको रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग क्लास में मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आता होगा। जो नॉन रिकॉर्डिंग होती है उसका हमें केवल फाइनल रिजल्ट पता पड़ पाता है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग क्लास होती है वो फाइनल रिजल्ट तो पता पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ उसमें फाइनल रिजल्ट क्या, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है। अब बेटा बिल्कुल यही अंतर होता है रेन वॉच के अंदर, है। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आप लोगों को डाउट आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक रेन वॉच भी क्या होता है बच्चों, दो टाइप का होता है। एक कौन सा होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन वॉच, और दूसरा कौन सा होता है, रिकॉर्डिंग टाइप का रेन वॉच। अभी इन दोनों में डिफरेंस कितना है। एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच में आपको केवल यह पता पड़ सकता है कि टोटल रेनफॉल की डेप्थ क्या है। टोटल रेनफॉल की डेप्थ क्या है। इंडिया के अंदर आईएमडी बोलता है कि रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो 24 आवर्स का होना चाहिए, डेली रेनफॉल, और सुबह 8:30 AM टू 8:30 AM होना चाहिए। मतलब आप डेली 8:30 AM पर जाएंगे हर रेन वॉच के पास, और ठीक 8:30 बजे पूरे देश के अंदर एक साथ सभी रेन वॉचेस को चेक किया जाता है कि 8:30 बजे तक, कल सुबह के 8:30 बजे से आज सुबह के 8:30 बजे तक 24 घंटे में कितनी बारिश हुई। इसकी भी अपनी कहानी है कि 8:30 ही क्वान्टिफाइड किया गया, क्योंकि 8:30 AM इज द टाइम जब पूरे के पूरे इंडिया में सनशाइन आ जाती है, पूरे के पूरे इंडिया में सूरज उग जाता है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जो हमारा सिक्किम है, अरुणाचल है, चार पांच सनराइज। हमारा वेस्टर्न पार्ट आता है, जैसे कि गुजरात का जो एकदम लास्ट एरिया है कच्छ, वहां पर सनशाइन बहुत लास्ट में पहुंचती है, वहां पर सुबह 8:30 बजे तक, कभी कभी 8:45-9 बजे तक वहां पर सूरज उगता है, सनराइज होता है। तो इंडिया बहुत बड़ा है ना असल में, और हर जगह हम लोगों ने टाइम जोन सेम बना के रखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई 8:30 AM सिलेक्टेड, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, लाइट वाइट हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, आदमी को वहां तक जाना पड़ता था ट्रेन को स्टेशन तक, और उसको चेक करना पड़ता था। तो जब मॉर्निंग हो जाती थी हर जगह, तो वो टाइम हमने सुटेबल सेलेक्ट किया था 8:30 AM, और वही टाइम आज तक चल रहा है। खैर एक अलग बात है, आपके एग्जाम से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच में रोज 8:30 बजे सुबह आपको यही पता पड़ेगा कि कितना रेनफॉल हुआ, है ना। जैसे कि आपने रेन वॉच को जाके चेक किया और रेन वॉच के अंदर पानी भरा हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आपको पता पड़ेगा कि 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, है ना। 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर का रेनफॉल डेप्थ आया। और कुछ पता नहीं पड़ेगा, आपको ये पता पड़ेगा क्या कि किन किन घंटों में बारिश हुई,
किन किन घंटों में बारिश नहीं हुई, बारिश होने की रेट क्या थी, कब बहुत तेज बारिश हुई, कब बहुत धीरे धीरे बारिश हुई, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। नॉन रिकॉर्डिंग है ना, नॉन रिकॉर्डिंग के अंदर हमें क्या पता पड़ता है, फाइनल रिजल्ट कि सर ने कहां तक पढ़ाया, बारिश कितनी हुई, ये फाइनल रिजल्ट, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में क्या होगा बेटा, एक वीडियो कैमरा लगा होगा, वीडियो कैमरा है ना। वो वीडियो कैमरे कैसे काम करते हैं मैं बताऊंगा, मतलब वीडियो कैमरा में एक टर्म यूज कर रहा हूँ आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए, वो एक मैकेनिज्म है, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को क्लियर करूंगा, अभी केवल आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। जैसे हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना बेटा, ऐसे ही सब एक्टिविटी उस रेन गॉज के अंदर रिकॉर्ड होंगी, मतलब वहां पर आपको बेटा फाइनल रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपको फाइनल रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा कि 24 घंटे में कितनी बारिश हुई, है ना, डेप्थ ऑफ रेनफॉल इन 24 आवर्स। इसके साथ साथ आपको, इसके साथ साथ आपको और भी चीज मिलेंगी, और भी चीज मतलब कि रेट ऑफ रेनफॉल क्या हुई, कब रेनफॉल ज्यादा हुई, कब रेनफॉल कम हुई, कब रेनफॉल नहीं हुई, मतलब आपको 8:30 बजे से लेकर के अगले दिन के 8:30 बजे तक है ना, कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर मतलब आपको वहां पर एक एक चीज क्लियर होगी कि कब बारिश हुई, कब बारिश कितनी रेट के साथ हुई, कब बारिश नहीं हुई, कब बारिश बहुत तेज हुई, एक एक चीज, एक एक मिनट का हिसाब किताब आपको, मिनट का या सेकंड का ये डिपेंड करता है कि उस रेन वॉच के अंदर प्रिसिजन कितना है ना, उस रेन वॉच के अंदर एक्यूरेसी किस डिग्री की है। तो आपको एक छोटे से टाइम से लेकर के 24 घंटे तक का पूरा एक्टिविटी पता होगा, आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी कि किस टाइप से बारिश हुई है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस समझ में आता है। ये चीजें कैसे होंगी हम इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बातचीत करने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को केवल इसके बीच में डिफरेंस क्लियर किया है कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज और एक रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, इज दैट क्लियर और नॉट? तो मेरे ख्याल से इसको लेकर अभी किसी के मन में डाउट नहीं होंगे, अगर कोई डाउट होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। नाउ सी क्लियरली, एक एक करके अब मैं इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नाउ सी, मैं सबसे पहले नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज को लेता हूँ, है ना बेटा। मैं सबसे पहले नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज को लेता हूँ कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज क्या होता है। अब कई बच्चों को तो पता है, नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग का अंतर समझा दो तो वो क्लास ही लीव कर देते हैं, उनको समझ में आ जाता है अच्छा रिकॉर्डिंग तो ये क्लास भी तो रिकॉर्डेड है, तो मैं इसको अभी क्यों ले रहा हूँ, मुझे तो कंप्लीट पिक्चर बाद में मिल जाएगी। तो बेचारे वो परेशान आत्मा क्लास भी छोड़ देते हैं। खैर कोई बात नहीं। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि लाइव क्लास लेने का एक अलग एक मजा होता है ना। लाइव क्लास आप जब भी पढ़ते हो तो आप लोगों को एक ये फीलिंग रहती है कि हाँ हम लोग फैकल्टी के संग बिल्कुल लाइव एक तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। तो हमेशा इस चीज को आप लोग दिमाग में रखा करो, तो कोशिश किया करो अगर आपके बैच में क्लास लाइव लग रही है तो इस क्लास को आप लोग लाइव लेने की कोशिश करो। खैर अभी हम लोग एक करके रेन गॉजेस को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। इंडिया के अंदर जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज होता है यूज, वो केवल बेटा एक ही टाइप का रेन गॉज है जिसका नाम है साइमंस रेन गॉज, है ना, उसका नाम है साइमंस रेन गॉज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज इन इंडिया, क्लियर नोट, तो उसका नाम क्या है, साइमंस रेन गॉज। ठीक है, नाम आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर एक फोटो दिख रहा होगा बेटा, देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक फोटो दिख रहा होगा साइमंस रेन गॉज का। नाउ सी, नीचे 600 into 600 into 600 mm का, ये पूरी डायमेंशन बेटा mm में चल रही है ना। 600 into 600 into 600 mm का एक आपको कंक्रीट ब्लॉक दिख रहा होगा। उस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर एक सिलिंड्रिकल वेसल रखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, एक सिलिंड्रिकल वेसल रखा हुआ है। अगर बच्चों को इमेज ठीक से नहीं दिखती है तो आप जूम भी कर सकते हैं उसको अपनी उंगलियों से। इस सिलिंड्रिकल वेसल को आप देखेंगे तो एक मेटल कंटेनर है रेक्टेंगुलर। उस मेटल कंटेनर के अंदर बेटा यहाँ पर एक बोतल रखी हुई है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे आपको ठीक से दिखने लगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बोतल रखी हुई है इस तरह की, ठीक है, और इस बोतल के ऊपर एक फनल लगी हुई है, फनल, है ना। फनल मेरे ख्याल से बच्चे जानते होंगे, है ना। फनल सबने कहीं ना कहीं देखी होगी केमिस्ट्री की लैब वगैरह के अंदर, या घर में नॉर्मली कैरोसिन वगैरह के लिए फनल का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक फनल लगी हुई है। अब जो भी रेनफॉल कैच आता है बेटा ऊपर से, वो रेनफॉल कैच इस फनल के थ्रू नीचे इस बोतल में इकट्ठा हो जाता है, और हम रोज 8:30 बजे जाकर उसकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। अभी फनल यहाँ पर क्यों लगाई, इसको ओपन क्यों नहीं रखा गया बेटा? उसका रीजन ये होता है कि सपोज करो भी रेनफॉल हो गया और अगर ये ऊपर से ओपन होती है ना, यहाँ पर आपने इसका एरिया बहुत कम नहीं किया होता इस वाले पोर्शन में, तो थोड़ी देर बाद जब सूरज निकलेगा थोड़ी देर हीट होगी तो पानी क्या हो जाएगा बेटा, अवापोरेट हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों मेरी बात? और पानी अवापोरेट हो जाएगा तो आप लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है। फिर हम फनल के थ्रू यहाँ पर पानी को इस पर्टिकुलर बोतल के अंदर इकट्ठा करते हैं। अब पानी जब इस बोतल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो आप सुबह 8:30 बजे आकर के मेजर कर लीजिए कि ये पर्टिकुलर डेप्थ कितनी है। ये बोतल बाहर निकल आती है, रिमूव हो जाती है, फनल ऊपर से उठ जाती है। आप मेजर कर लीजिए कि ये पर्टिकुलर डेप्थ कितनी है। इस पर्टिकुलर डेप्थ को मेजर करने के बाद
आप उसको रिपोर्ट करके कि इतना डेप्थ का रेनफॉल इस पर्टिकुलर रेंज वॉच स्टेशन के ऊपर हुआ है। एक बात। दूसरी बात, डायमेंशन बट आपको याद रखनी है, डायमेंशन आपको याद रखनी है, और जो डायमेंशन आपको याद रखनी है वो है इसका कलेक्टिंग एरिया है। क्लियर? कलेक्टिंग एरिया एक बार पूछा गया है 12 पॉइंट एसएससी जेई के अंदर 12.7 सेंटीमीटर किलोमीटर या फिर 127 mm। आप जिस भी तरह से याद रखना है, कलेक्टिंग एरिया आपको याद रखना है। मैंने बात की उसकी हाइट भी आपको 305 30.5 सेंटीमीटर फीट टोटल हाइट होती है, मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी बताई हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच क्यों बोलते हैं, भी समझ में आता है। आपको केवल यही पता पड़ पाएगा कि कितनी वाटर की डेप्थ यहाँ पर 24 घंटे में आई है। इसके अलावा आपको और कोई चीज पता नहीं पड़ पाएगी, इसके अलावा आपको और कुछ भी पता नहीं पड़ पाएगा। सब क्लियर हो नॉट? क्लियरली आगे चलते हैं। ये एक्चुअल रेन वॉच है बेटा, जो आपको पिक्चर के अंदर भी दिख रहा है। नीचे आप कंक्रीट ब्लॉक भी देख सकते हैं, और उस कंक्रीट ब्लॉक के बाद आप तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से रेन वॉच को समझ पा रहे होंगे, है ना। सभी बच्चों को रेन वॉच बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा इस पर्टिकुलर पिक्चर के थ्रू। ये जो पर्टिकुलर बेटा डेप्थ है, ये 305 की डेप्थ है ना। और ये जो पर्टिकुलर डाया है ये ऊपर, है ना, ये पर्टिकुलर जो डाया है बेटा ये 127 है। दोनों डायमेंशन मैंने आपको मैम बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि ये रेन वॉच स्टेशन किस तरीके से काम करता है, ये रेन वॉच स्टेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक चीज और जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है वो है आईएस कोड। ये आईएस कोड भी कई छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो जूनियर इंजीनियर या सब इंजीनियर के लेवल के एग्जाम्स होते हैं, डिप्लोमा लेवल के, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है वहां पर ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को इसका आईएस कोड याद रखना है। जो मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच का, साइमंस रेन वॉच का, वो कंफर्म होता है 49861968 से, है ना। 49861968 से। क्लियर हो नोट? तो आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो मेरे ख्याल से इस साइमंस रेन वॉच के अंदर किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलेंगे। अगला रेन वॉच हम लोग लेते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉचेस। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली ये तो बता ही दिया है कि रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच होता क्या है। उसके अंदर हमें पूरा डेटा एक तरीके से मिल जाता है, हमें कंप्लीट पिक्चर उसके अंदर मिल जाती है किस तरीके से हमारा रेनफॉल हो रहा है। क्लियर हो? अब नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच, रिकॉर्डिंग टाइप रेन वॉच कितने होते हैं ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला रेन वॉच है इसे हम बोलते हैं टिपिंग बकेट टाइप रेन वॉच। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसे बोलते हैं हम लोग टिपिंग बकेट टाइप रेन वॉच। नाउ व्हाट इज टिपिंग बकेट टाइप रेन वॉच, है ना, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और दो किताबों में थोड़ा सा एक डिफरेंस मिलता है। एक बुक है के सुब्रमण्य और दूसरी बुक है एस के गर्ग। जो बच्चे किताबें पूछते हैं जनरली उनके लिए मैं इस बात को बता भी देता हूँ। केवल दो किताबें हाइड्रोलॉजी की अच्छी किताबें इंडिया के अंदर मानी जाती हैं। एक खन्ना पब्लिशर्स की बुक आती है, उसका नाम है एस के गर्ग, संतोष कुमार गर्ग। और जो दूसरी किताब आती है वो टीएमएच की किताब है बेटा, टाटा मैक्रो हिल्स, और उस किताब का नाम है के सुब्रमण्या। के सुब्रमण्या, है ना। के सुब्रमण्या थोड़ा सा रिच टेक्स्ट है, थोड़ा सा अच्छा टेक्स्ट है। आप इसे प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। जो बच्चे पर्टिकुलरली ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को टीएमएच जरूर पढ़नी चाहिए। और जो दूसरी किताब होती है बेटा वो होती है एफ के गर्ग। थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखी गई है। थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा है ना, तो ब्रॉड टेक्स्ट है, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है, और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, तो आप लोग इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। टीएमएच बहुत छोटी सी किताब आती है, उसके अंदर ज्यादा पेजेस नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बहुत टिपिकल है उसकी। बहुत टिपिकल तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी अच्छी किताब लिखी है, मतलब कम शब्दों में बहुत अच्छा के सुब्रमण्या जी ने बताया हुआ है। तो ये दो किताबें आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। अभी जो दो किताबें हैं ना ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पर एक जो टर्म लिखा हुआ देखा है ना 0.25 mm, है ना, ये 0.25 mm दोनों किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 0.5 लिखा हुआ है, और इसमें देखेंगे तो 0.25 लिखा हुआ है। दोनों में तो कहीं भी गलत नहीं है, दोनों जगह एकदम सही है, बस बच्चे उसको समझते टाइम थोड़ा सा गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि टिपिंग बकेट टाइप रेन वॉच होता क्या है। पहले अपन इस रेन वॉच को समझ लेते हैं क्या होता है। अगेन ये भी एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है बेटा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसा वेसल होता है। इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल वेसल है, और ऊपर इसके अंदर भी एक फनल लगी हुई होती है लाइक दैट।
एक रफ फिगर मैं आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फनल यहाँ पर लगी हुई होगी, और वो जो पर्टिकुलर फनल होगी, वो फनल इस पर्टिकुलर रेनगॉज के अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके डिस्चार्ज को डाली। ये मेरा रेनफॉल क्या चाह रहा है, लेट अस सपोज दैट, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये रेनफॉल कैच है जो इसके ऊपर गिर रहा है बेटा। और नीचे क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, नीचे इसके अंदर एक टिपिंग बकेट लगी हुई होती है। अब बच्चा पूछता है टिपिंग बकेट क्या बवाल है? बवाल नहीं है, एक कमाल है ना। बवाल नहीं है, एक कमाल है। टिपिंग बकेट क्या होता है बेटा? एक इस तरीके के छोटे छोटे बकेट लगे हुए होते हैं, इस तरीके के। तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि मैंने इन बकेट्स को जानबूझ के टेढ़ा बनाया है ना। इस तरीके के बकेट लगे हुए होते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बकेट्स होते हैं, ये बकेट्स रोटेट कर सकते हैं। अभी जब पानी यहाँ पे गिरेगा तो पानी इस बकेट में इकट्ठा हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर बकेट की जो कैपेसिटी होती है एक बकेट की, वो कैपेसिटी होती है 0.25 mm। मतलब 0.25 mm का रेनफॉल इसके अंदर आ सकता है। जैसे इसके अंदर 0.25 mm का रेनफॉल आएगा तो ये टिप डाउन कर जाएगा और ये घूम जाएगा। और अगर ये टिप डाउन कर गया, अगर ये घूम गया, तो क्या होगा, जो अगला बकेट है वो अगला बकेट बेटा पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और जो अगला बकेट होगा वो भी 0.25 mm के आने पर घूम जाएगा। तो जैसे ही इन बकेट्स का एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है। और वो जो इलेक्ट्रिक पल्स है, वो इलेक्ट्रिक पल्स एक रिमोट स्टेशन पर हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको हम लोग कैच कर सकते हैं, उसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं, है ना। दो दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगी, वो इलेक्ट्रिक पल्स एक दूसरे स्टेशन पर रिकॉर्ड कर ली जाएगी, और एक इलेक्ट्रिक पल्स का मतलब होगा 0.5 mm का रेनफॉल आ चुका है। अब कितने पल्स जनरेट हो रहे हैं, उतने पल्स को आप 0.5 mm से मल्टीप्लाई कर दो और आपको पता पड़ जाएगा कितना रेनफॉल आया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी खन्ना साहब क्या लिखते अभी खन्ना पब्लिक की किताब में एसके गर्ग साहब क्या लिखते हैं कि इन बकेट्स की कैपेसिटी 0.5 mm है। बिल्कुल गलत नहीं लिखते, वो असल में दोनों बकेट की कैपेसिटी लिखते हैं। के सुब्रमण्या जी क्या लिखते हैं कि ईच बकेट 0.25 mm है, वो भी गलत नहीं लिखते। तो अगर एक बकेट की बात करेंगे तो 0.25 mm, दोनों बकेट्स की बात करेंगे तो 0.5 mm। सब क्लियर हो ना? नीचे वाटर को कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो नीचे एक आउटलेट होता है, उस आउटलेट से पूरा वाटर बाहर निकलता रहता है। नंबर ऑफ रोटेशन के हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन के हिसाब से कितना पर्टिकुलर जो हमारा रेनफॉल है वो कितना रेनफॉल आया है। इसके अलावा एक बात और होती है, एक टाइप का रेनगॉज और आता है टिपिंग बकेट में, उसमें इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्रम होता है, उस ड्रम के ऊपर पेपर बंधा हुआ होता है, और उस पेपर के ऊपर क्या होता है, ग्राफ बन जाता है पूरा का पूरा, है ना। एक ग्राफ पूरा का पूरा हमें बन के मिलता है कि कितना रेनफॉल आया। उस ग्राफ को मैं आपको दो रेनगॉजेस के बाद थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। हम लोग एक रेनगॉज पढ़ेंगे, साइफोन रेनगॉज, है ना, या फिर फ्लोट टाइप रेनगॉज। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को उसका बारे में बताऊंगा और वापस इस रेनगॉज के ऊपर आऊंगा। अभी आप लोग इसका ये वाला फॉर्म याद रखेंगे, जो इसका थोड़ा सा एक डिजिटल फॉर्म होता है। जैसे ही बकेट घूमेंगे तो 0.5 mm का बारिश हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू हमें पता पड़ जाएगा कि हमारी बारिश हो चुकी है। साइज मैंने इसका लिखा हुआ है 30.5 सेंटीमीटर, है ना। तो मेरे ख्याल से साइज के किसी को दिक्कत होगी नहीं हुई। यूएस वेदर ब्यूरो ने इसको डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। इसके ऊपर से क्वेश्चन आना थोड़ा सा ऐसी बात है, शायद नहीं आएगा, लेकिन मैंने वो पढ़ाया इसलिए कि हमें फैक्टर ऑफ 50 लिख के चलना है। हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीसरे रेनगॉज से पूछा जाएगा, दैट इज साइफन टाइप रेनगॉज, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको फॉलो करते हैं। सी, इसके बाद जो हम लोग को अगला रेनगॉज पढ़ना होता है वो भी यूएस वेदर ब्यूरो का ही रेनगॉज है, उसका नाम है वेइंग बकेट टाइप। बिल्कुल सेम चीज है, उसके अंदर कुछ भी अंतर नहीं है ना, एकदम एकदम सेम चीज है, उसके अंदर कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। जैसे कि पिछला वाला रेनगॉज आपने देखा था, तो बिल्कुल सेम रेनगॉज यहाँ पर रहेगा। बस अंतर कितना रहेगा यहाँ पर, बस अंतर कितना रहेगा, अंतर इतना सा होगा कि यहाँ पर आपने क्या किया था, ये बकेट लगाए थे, तो मैं इन बकेट को यहाँ पर मिटा देता हूँ, है ना। यहाँ पर बकेट नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है, एक स्प्रिंग मेजरमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग मेजरमेंट सिस्टम होता है, लाइक दैट। इस तरीके का एक स्प्रिंग मेजरमेंट सिस्टम लगा हुआ होता है ना, नीचे एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग कैलिब्रेटेड होती है। और यहाँ पर जितना भी पानी नीचे गिरता है, उस पानी का टोटल वेट यहाँ पर कितना आया, उस वेट से पता पड़ जाता है कि वाटर का वेट कितना कलेक्ट हुआ है। अब कितनी देर में कितना वाटर का वेट आ रहा है,
कितनी देर में कितना वाटर का वेट आ रहा है, उस वाटर के वेट की वेइंग करके, उस वाटर के वेट की वेइंग करके, उसको तौल करके हम पता कर सकते हैं कि टोटल कितना पानी इसके अंदर आया। तो आपको पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कि कितना पानी यहाँ पर कलेक्ट हुआ। ठीक है, अभी जो तीसरे टाइप का रेन वॉच है, मैं अभी थोड़ी देर के अंदर इनको कंपेयर करूंगा और आपको फिर से इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तीसरे टाइप का जो रेन वॉच है उसको हम बोलते हैं नेचुरल साइफन टाइप। ये रेन वॉच बड़ा इंपॉर्टेंट रेन वॉच है हमारे लिए, क्योंकि ये जो रेन वॉच है, ये रेन वॉच इंडियन स्टैंडर्ड इसको फॉलो करते हैं। IS 5235 1969 इसको फॉलो करता है। मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में उस IS कोड के बारे में लिखा हुआ है। अभी पर्टिकुलर रेन वॉच होता क्या है, इसे बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि ये ग्राफ भी नीचे वाला समझना है हमको और इस रेन वॉच को भी बहुत अच्छे से हमको क्लियर करना है। तो तभी हम थोड़ा सा प्रीवियस टाइप के रेन वॉचेस को भी समझ पाएंगे। तो एक व्हाइट बोर्ड मैं आपके सामने शेयर करता हूँ और व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं इस रेन वॉच की पूरी वर्किंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो रेन वॉच होता है वो तो एक जस्ट सिलिंड्रिकल वेसल होता है, लाइक दैट। इस तरीके का एक सिलिंड्रिकल वेसल है और अगेन इसके अंदर क्या होता है, एक फनल यहाँ पर लगी हुई होती है इस तरीके से, और वो फनल क्या करती है बेसिकली पानी को इसके अंदर लेकर के आती है ना। ये जो फनल है ये यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप करके इस पानी को लेकर के आएगी। यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा रेनफॉल कैच इसके अंदर आ रहा होगा। ये मेरा रेनफॉल कैच है, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पर धीरे धीरे पानी भरता जाए, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे पानी भरता जाएगा। अभी क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लोट लगा हुआ होता है। फ्लोट आप समझते हैं सब बच्चे? फ्लोट आप सब बच्चे समझते हैं क्या? फ्लोट का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लोट का मतलब होता है प्लास्टिक की वेटलेस बॉल। आपने कूलर्स के अंदर देखी होगी, कूलर के अंदर जो इंडिकेटर चलता है ना पानी का, जो नए कूलर्स आते हैं वहां पर एक प्लास्टिक की वेटलेस बॉल होती है अंदर। वो पानी के ऊपर तैरती है, पानी के अंदर कभी भी सिंक नहीं करती, अंदर नहीं जाती, वेटलेस होती है। तो एक ऐसा ही यहाँ पर लेट अस सपोज दैट एक फ्लोट लगा हुआ है इस तरीके का। बात समझ में आ रही है बेटा? अब ये जो फ्लोट होगा ना, ये पर्टिकुलर फ्लोट एक रिजिड लीवर आर्म की तरफ से, लीवर आर्म में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो कहीं भी डिफॉर्म नहीं होती। एक रिजिड लीवर आर्म होती है और वो रिजिड लीवर आर्म एक मार्किंग डिवाइस के साथ जुड़ी होती है। बड़े ध्यान से समझना, कोई भी डाउट होगा तो आई विल क्लियर इट, है ना। एक मार्किंग डिवाइस के साथ यहाँ पे जुड़ी होती है। मार्किंग डिवाइस मतलब सपोज दैट एक पेन है, ये जो एरो बनाया है ना मैंने, लेट सपोज दैट कि एक पेन है, ठीक है। और वो जो मार्किंग डिवाइस होती है वो एक रोटेटरी ड्रम होता है जिसके ऊपर पेपर हम लोग बांध के रखते हैं। एक रोटेटरी ड्रम होता है जिस ड्रम के ऊपर हम लोग पेपर बांध करके रखते हैं, और वो ड्रम लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है ना। और उसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, ये एक रोटेटरी एक हमने मार्किंग की डिवाइस लगा रखी है इस तरीके से, ये क्लियर हो। और ये जो पर्टिकुलर ड्रम है ये अपनी एक्सिस के अबाउट लगातार घूमता रहता है क्लॉक ड्राइवर मैकेनिज्म के साथ। मतलब जिस तरह से घड़ी चलती है ना हमारी, उस घड़ी के अकॉर्डिंग ही ये घूमता रहता है। क्लियर हो। ये इसकी एक्सिस मैंने बनाई हुई है और ये इसकी एक्सिस के अबाउट क्या करता रहता है, लगातार घूमता रहता है इस डायरेक्शन में। क्लियर हो। इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर ओमेगा के साथ एंगुलर वेलोसिटी घूमता रहता है। अभी क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, जैसे जैसे रेनफॉल आएगा वैसे वैसे इस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल वेसल में पानी का लेवल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाएगा वैसे वैसे फ्लोट ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे फ्लोट ऊपर उठेगा ना, ये जो पर्टिकुलर आर्म है, ये जो फ्लोट है, ये थोड़ा सा ऊपर को ऐसा उठता जाएगा, टेढ़ा होता जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर आर्म है ये थोड़ा सा ऊपर चलती चली जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स होती है ना, यहाँ पर ये फिक्स होती है, इसके अबाउट ये घूम सकती है रिजिड लीवर आर्म। तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्लोट ऊपर को उठेगा वैसे वैसे ऊपर को उठ जाएगी, और ये जो ड्रम है ये लगातार घूमता जा रहा है बच्चों, है ना, ये लगातार घूमता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा एक ग्राफ इस तरीके का मार्क होता जाएगा। जिस तरीके से ये जो मेरी पूरा का पूरा मेरा जो ड्रम है उसके ऊपर पेपर मैंने लपेट के रखा हुआ है, तो जैसे जैसे ड्रम घूमता जाएगा तो मार्किंग डिवाइस इसके ऊपर ही ग्राफ मार्क करती जाएगी। अब वो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, थोड़ा देखने की कोशिश करना आप लोग। मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा कि सुबह 8:30 बजे, बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। मुझे सुबह 8:30 बजे, है ना, 8:30 AM पर ये जो पर्टिकुलर ग्राफ था बेटा वो यहाँ पर था। उसके बाद क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। ध्यान से मेरी बात देखिएगा, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई तो ये ग्राफ क्या हो गया बेटा, ऊपर चलने लगा इस तरह से, है ना। ये ग्राफ क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचा। यहाँ तक पहुंचा मतलब मार्किंग डिवाइस कहाँ पहुंच चुकी है, टॉप तक। अब क्या होगा, यहाँ पर एक फनल
यहाँ पर एक साइफन फनल की मैकेनिज्म होती है। साइफन मतलब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करवा के इस पर्टिकुलर पानी को बाहर निकल दिया जाता है। यहाँ पर एक साइफन लगा हुआ होता है, क्यों ना, वो प्रेशर डिफरेंस करवा के इसको तुरंत खाली कर देता है रेन वॉच को एकदम। रेन वॉच फिर से खाली हो गया, ये जो पेन है ये एकदम कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, नीचे ड्रॉप हो जाएगा इस जगह पर। उसके बाद क्या होगा, फिर से जैसे जैसे भरता जाएगा वैसे 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 ये पर्टिकुलर डिवाइस, ये पर्टिकुलर मार्क ऊपर होता जाएगा, फिर से भरेगा, फिर से खाली हो जाएगा, एम्प्टी होगा, और फिर से क्या होगा, ये भरता जाएगा, फिर क्लियर नोट, फिर से भरेगा, फिर से खाली होगा, फिर से क्लियर नोट, और उसके बाद ये इस तरीके से एक मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ क्या क्या बता रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यूनिफॉर्म लाइन मिल रही है, तो ये क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म रेट के साथ रेनफॉल हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट के साथ रेनफॉल हो रहा है। इस ग्राफ पर बेटा टाइम लिखा हुआ होता है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9 बजे, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 बजे, इस तरह से अगले दिन के 8:30 बजे तक का पूरा टाइम लिखा हुआ होगा। बेटा ये जो अपन को यहाँ पर ये जो अपन को पोर्शन मिल रहा है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, कोई 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 बता सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? कोई कोई मुझे बता सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, जल्दी से, फास्ट। बिल्कुल, नो रेनफॉल एट ऑल, है ना, नो रेनफॉल नहीं, नो रेनफॉल, वेरी गुड वेरी गुड, नो रेनफॉल, क्योंकि पेन ऊपर नहीं बढ़ा ना बेटा, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, नो रेनफॉल। लाइन अगर बेटा एकदम बहुत तेजी से ऊपर चली गई, ये वाला पोर्शन, लाइन अगर एकदम तेजी से बहुत 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 ऊपर चली गई, एकदम तेजी से स्लोप आ गई, इसका मतलब क्या होगा, हैवी रेनफॉल, हैवी हैवी रेनफॉल। बात समझ में आ रही है? अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिली बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होगा, नो रेनफॉल। तो बेटा इस ग्राफ को देखकर आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, इस ग्राफ को देख करके आपको बड़े आराम से समझ में आएगा कि कब रेनफॉल हुआ, कब रेनफॉल नहीं हुआ, किस घंटे में बहुत तेजी से रेनफॉल हुआ, किस घंटे में बहुत तेजी से रेनफॉल नहीं हुआ। आपको बहुत तेजी से सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। नाउ मैं, हाँ मेरे ख्याल से सब बच्चे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड प्रियांशु, विशाखा, अकुल, आशु, आप सभी ने, ओजस, शुभम, सभी ने बिल्कुल, निवेदित, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। नाउ सी क्लियरली, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब मैं इस रेन वॉच को आपके सामने डिस्कस करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने इसको बहुत अच्छे से अब क्लियर अपने दिमाग के अंदर कर लिया है ना। नाउ सी, सबसे पहले नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को आप देखिए, ये 0 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक का, और ये 12 के बाद 24 घंटे तक का, मतलब 0 घंटे मतलब 8:30 बजे, 12 घंटे मतलब रात के 8:30 बजे, 24 घंटे मतलब अगले दिन के 8:30 बजे, और ये बीच के टाइम यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं। अब ये आपको एक पूरा का पूरा ग्राफ मिल गया, है ना। और यहाँ पर देखिए मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर डेप्थ भी लिखी हुई है ना। तो ये हमें जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रही है, स्ट्रेट लाइन बता रही है कि यहाँ पर हमारा रेन वॉच खाली हुआ है साइफन मैकेनिज्म की वजह से। बच्चे बोलते हैं सर एकदम स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकती, भाई रेन वॉच खाली होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और उसके दौरान ड्रम भी घूमता रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकती, थोड़ी सी इंक्लाइन होगी, लेकिन हम उसको स्ट्रेट मान लेते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर हम लोग हमेशा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही करते हैं। अगर आप चाहें कि एक एक बूंद आपके शहर में जो गिर रही है उस एक एक बूंद का हिसाब किताब आ जाए, तो वो कोई संभव नहीं होता, उसके पीछे कोई भागिएगा भी मत, है ना। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन इंजीनियरिंग ये दो एकदम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है ना। तो उतना परेशान कभी भी इनके चक्कर में मत हुई, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट एनालिसिस करना भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ही करना है, तो उनको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पर देखिए सब बच्चे, है ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करूं, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या बताता है बेटा, ये बताता है हैवी रेनफॉल। सब बच्चों को बहुत सही समझ में आ रहा होगा, ये क्या बताता है, हैवी रेनफॉल। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है बेटा यहाँ पर, ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है नो रेनफॉल एट ऑल, यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या बता रहा है, ये इतना सा, यहाँ पर बता रहा है बहुत तेज रेनफॉल हो गया, देखो, है ना। अगेन ये क्या बता रहा है, हैवी रेनफॉल। तो आप इन चीजों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, अभी आप लोगों को ये वाली बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। नो सी क्लियरली, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि इस पर्टिकुलर रेन वॉच का नाम साइफन रेन वॉच इसलिए रखा गया बेटा क्योंकि साइफन मैकेनिज्म से खाली होता है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, इसका एक नाम और होता है, उस नाम से अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका एक नाम और होता है, और इसका एक नाम क्या होता है, और करके लिख रहा हूँ, साइफन टाइप रेन वॉच, साइफन टाइप। बेटा एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, एक बात बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, साइफन टाइप रेन वॉच ये कंफ्यूज करता है साइमन के साथ, है ना बेटा, ये कंफ्यूज करता है साइमन के साथ। साइमन नॉन रिकॉर्डिंग है, साइफन रिकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। अभी इसका आईएस कोड क्या है बेटा, 5235 1969, ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। एक आईएस कोड में आपको देना मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको दे देता हूँ, है ना। आप जब यहाँ पर गए थे तो आपने पढ़ा था कि साइफन रेन वॉच का जो इंस्टॉलेशन है, साइमन रेन वॉच का जो इंस्टॉलेशन है उसे कौन कंफर्म कर रहा है, 4986। क्लियर हो नॉट। एक चीज और बता देता हूँ,
इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन मतलब ये इसके अंदर कितना इसका एरिया होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये कौन क्लियर करता है? 5225 1969। इसका क्लियर नोट? ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? साइमन रेन गॉज की। तो अभी मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ बेटा, अभी मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रहेगा, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को आप याद रख सकते हैं। अगर आप साइफन रेन गॉज की बात करते हैं तो साइफन रेन गॉज को कौन क्लियर करता है? 5235। अगर मैं साइमन रेन गॉज की बात करूं तो बेटा साइमन रेन गॉज को कौन क्लियर करेगा? साइमन रेन गॉज को क्लियर करेगा IF 5225। बात समझ में आ रही है? इनके ईयर से थोड़ा सा मतलब मत रखिएगा, इनके ईयर्स ये ओरिजिन के ईयर्स हैं, हो सकता है ये कोड आगे चल के रिवाइज हो गए हों। ये जो भी ईयर्स मैं आपको बताता हूँ ये हमेशा ओरिजिन के ईयर है, मतलब ये कोड इस ईयर में आए थे। उसके बाद ये कोड हमेशा रिफ्रेम होते रहते हैं, ये कोड रिवाइज होते रहता है, तो उनके जो भी एडिशन है बात करें, नंबर सेम रहता है, नंबर यूनिक रहता है, एक्चुअली नंबर पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो साइमन रेन गॉज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज 5225 और नेचुरल साइफन रेन गॉज 5235। और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्लॉक ड्राइवन मैकेनिज्म है ना बेटा, ये जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हम पुराने वाले रेन गॉजेस में भी दोनों में लगा सकते हैं। ये रेन गॉज की मैकेनिज्म वहीं से ली गई है ना, जो मैं आपको इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने की बात कर रहा था, एक बात तो वो भी की जा सकती है, और दूसरा जो बेइंग बकेट टाइप रेन गॉज है, और दूसरा जो टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज है, टिपिंग बकेट के साथ या उस स्प्रिंग के साथ हम फिर से क्या करते हैं, एक मार्किंग डिवाइस को क्लोज कर देते हैं, और जैसे जैसे वो बकेट घूमता जाता है वैसे वैसे वो मार्किंग डिवाइस भी ग्राफ के ऊपर मार्क करती जाती है। तो वो चीजें इन दोनों में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात बाकी इलेक्ट्रिक पल्स तो यहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप केवल इसी को पढ़ के जाए, नेचुरल साइफन टाइप को, क्योंकि IAS कोड इसी को कंफर्म करते हैं, और इंडिया में सिर्फ यही यूज हो भी रहा है ना। हालांकि इंडिया में जो मोस्टली रेन गॉजेस हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है। हम लोग WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो मिनिमम क्राइटेरिया हैं उनको हम लोग फुलफिल नहीं करते। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइटेरिया, हम उनको फुलफिल अभी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है नेचुरल साइफन टाइप हमारे IAS कोड कंफर्म करते हैं। वर्किंग क्या होती है, किस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये मैंने बहुत डिटेल में पूरा ग्राफ आपको तैयार करके रेन गॉज के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर नोट? इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है, इवन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नाउ सी आगे चलते हैं और नेटवर्क डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ना व्हाट इज द नेटवर्क डेंसिटी, थोड़ा सा याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नेटवर्क डेंसिटी का मतलब होता है जो WMO है, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेटा जेनेवा में है ना, याद रखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में। और जो WMO है वो तो जेनेवा में है, ये मैं बहुत कंफर्म हूँ, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कभी कभार जो आप इंटरव्यूज देने के लिए बैठते हैं बड़े एग्जाम्स के अंदर, PSC के अंदर या फिर किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, तो वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो IMD है बेटा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना। जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। नाउ सी क्लियरली, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा है, वो हर एक एरिया की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, वहां की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग एक मिनिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में इतने मिनिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस आपको रखने पड़ेंगे। इसका क्लियर हो नॉट? आपको इतने पर्टिकुलर जो रेन गॉजेस है वो रखने पड़ेंगे। नाउ सी, जो फ्लैट रीजन्स होते हैं या जो ज्यादा ऊंची टेरेन नहीं है, इसका क्लियर हो नॉट? जो ज्यादा ऊंची टेरेन नहीं है, जो फ्लैट रीजन्स होते हैं, वहां पर वो बोलता है कि आइडियल वन स्टेशन टू 600 टू 900 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। वन स्टेशन टू 600 टू 900 किलोमीटर स्क्वायर, इतने में एक स्टेशन होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल क्या है, अगर 900 से 3000 तक भी है तब भी एक्सेप्टेबल है। आइडियल सिचुएशन भी देता है, एक्सेप्टेबल भी देता है। सिमिलरली जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, है ना, मतलब जो हिली रीजन्स होते हैं, वहां पर 100 से 250 किलोमीटर, वहां पर क्या वेरिएशन बहुत होता है। हिली रीजन्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं रेनफॉल के अंदर। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, देहरादून में जो बच्चे रहते होंगे उन्होंने इस चीज को फील किया होगा। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके घर पे बारिश हो रही है, आपकी कोचिंग पे बारिश नहीं हो रही है ना, या फिर आपके घर से आप 2 किलोमीटर दूर जाओ तो वहां एकदम सूखा पड़ा हुआ है, और आपके घर पे बहुत तेज बारिश हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं होती है। तो जो हिली रीजन होते हैं ना, वहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा रेनगॉज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है रेनगॉज की वो 100 से 250 किलोमीटर स्क्वायर पर एक, और एक्सेप्टेबल है 250 से 1000, है ना। ये थोड़ा सा बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ आपके लिए, याद रखेंगे। हालांकि जो मैं आपको नोट्स असाइन करूंगा उसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ये 2500 से 1000 है, 250 से 1000 किलोमीटर, थोड़ा सा याद रखेंगे बेटे। उसके बाद एरिड रीजन्स,
या पोलर रीजन्स, एरिड रीजन्स अपन बोलते हैं जहां पर मॉइस्चर की डिफिशियंसी होती है, क्लियर हो? जो एरिड रीजन्स होते हैं वहां पर आप 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर तक एक स्टेशन लगा सकते हैं। अभी बच्चे बोलते हैं सर इनको याद रखना है क्या? इनको अगर आप याद नहीं भी रखते हो तो चलेगा, मैंने जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया। इसके बाद जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं होता, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो जनरली WMO के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और उनको पूछते भी नहीं है। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ जो हमारे एक्सपेक्टेबल एग्जाम्स हैं वो कभी भी इस बारे में नहीं पूछेंगे। अगली जो गाइडलाइंस आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ IMD की, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, है ना। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो IAS 4987 1968 में रेन वॉच डेंसिटी के बारे में कुछ गाइडलाइंस देता है और वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। WMO की गाइडलाइंस आप मत याद रखिए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, कहीं नहीं पूछी जाएंगी और आज तक कहीं भी नहीं पूछी गई है, लेकिन आप इनको नहीं छोड़ सकते। आप जैसे भी याद करें आपको ये बहुत स्ट्रिक्टली याद रखनी है, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आपसे इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछी जा सकती हैं और आपसे जनरली ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये गाइडलाइंस आपको याद रखनी ही रखनी होंगी। अगर हम प्लेन्स एरिया की बात करेंगे, प्लेन मतलब जो फ्लैट रीजन्स होते हैं वहां पर 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक स्टेशन रखना होता है IMD के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर का एलिवेशन कहां से ले रहे हैं? मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल से एवरेज अगर 1000 मीटर आ रहा है तो वहां पर हम लोग एक स्टेशन 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर तक रखते हैं। उसके बाद जो हिली एरियाज होते हैं विद हैवी रेनफॉल, जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, जैसे कि हमारा मेघालय है, वो पूरा पूरा मेघालय हैवी रेनफॉल रीजन में आता है। तो ऐसे जो रीजन होते हैं वहां पर वन स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं फ्लैट रीजन की, एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, और अगला होता है हैवी रेनफॉल के साथ हिली रीजन। तो वन स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर आपको लेकर के चलना है, ठीक है। नाउ सी आगे चलते हैं। अगला जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है एडिक्वेसी ऑफ रेन गॉजेस। नाउ व्हाट इज द एडिक्वेसी ऑफ रेन गॉजेस? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एडिक्वेसी का बेसिक मतलब क्या होता है पहले मैं आपको उसे क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज एडिक्वेसी? देखिए, एडिक्वेसी का मतलब होता है कि सफिशिएंट नंबर कितना होना चाहिए, है ना। आपके पास सफिशिएंट नंबर कितना होना चाहिए, है ना। मतलब एडिक्वेसी ऑफ रेन गॉज का मतलब है कि एक एरिया में रेनफॉल को मेजर करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गॉजेस कितने हमें रखने चाहिए, कितने रेन गॉज हमें लगाने चाहिए। अभी क्या होता है कि ये चीज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। एडिक्वेसी ऑफ रेन गॉज किस चीज पे डिपेंड करेगी। देखो क्या होता है, रेनफॉल के अंदर वेरिएशन कितना है, हमें बेसिकली इस चीज को देखना पड़ता है ना। वेरिएशन मतलब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि आपके सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में बारिश होती है, एक पर्टिकुलर पार्ट में बारिश नहीं होती, है ना। कहीं बहुत तेज बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। अगर वेरिएशन कम है, पूरी सिटी के अंदर यूनिफॉर्म रेनफॉल हो रहा है, तो आप एक रेनफॉल रख दीजिए, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह एकदम सेम रेनफॉल हो रहा है, तो जितना वेरिएशन कम होगा उतनी कम नंबर ऑफ रेनफॉल्स की जरूरत आपको पड़ेगी। जितना वेरिएशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेनफॉल वेरी करेगा दो पर्टिकुलर प्लेसेस पर या तीन चार पर्टिकुलर प्लेसेस पर, आपको उतने ज्यादा रेन गॉजेस वहां पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको उतने ज्यादा रेन गॉजेस वहां पर रखने पड़ेंगे। अब एक बात बेटे बहुत अच्छे से याद रखिए कि वेरिएशन जितना ज्यादा रहेगा रेन गॉज उतने ज्यादा रहेंगे। ये बात मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आती होगी। दूसरी चीज एक और होती है कि एक अलाइवल एरर होता है। अलाइवल एरर मतलब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना, हाइड्रोलॉजी के अंदर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं। अभी अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करेंगे तो एक परसेंटेज ऑफ एरर होगा जो आप अलाउ करेंगे, है ना, अपने मेजरमेंट के अंदर 10%, 20%, 25%, 5% के इतना परसेंटेज एरर हम अलाउ कर सकते हैं। तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जितना एरर आप अलाउ करेंगे आपको रेन गॉज के नंबर उतने कम जरूरत पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको जितना परफेक्ट एनालिसिस चाहिए ना, जितना अच्छा, जितना कम एरर आपको चाहिए अपने रिजल्ट के अंदर, उतने ज्यादा रेन गॉजेस लगाने पड़ेंगे। और जितना पर्टिकुलर ज्यादा एरर आप अलाउ करेंगे, जितना एरर आप अलाउ करेंगे उतने कम रेन गॉजेस में आपका काम चल जाएगा। तो दो चीजें बताई आपको, एक बताया आपको वेरिएशन और एक बताया आपको एरर, है ना। एरर जितना ज्यादा होगा आपको उतने कम रेन गॉजेस की जरूरत पड़ेगी, और वेरिएशन जितना ज्यादा होगा आपको उतने ज्यादा रेन गॉजेस की जरूरत पड़ेगी। तो जो नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस होते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस मतलब सफिशिएंटली रिक्वायर्ड, है ना। ऑप्टिमम या फिर इसको ऑप्टिमल नाम के टर्म से दिखाते हैं ना, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल और ऑप्टिमम एक ही बात है, नंबर की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग ऑप्टिमल के हिसाब से देखते हैं। तो क्लियर नॉट? नाउ सी ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस इक्वल्स टू होगा CV अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। नाउ CV क्या है बेटा? CV है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैसे निकलता है थोड़ी देर बाद बता रहा हूं आपको, स्टैटिस्टिक्स के एक छोटे से रूल से निकल आएगा। मतलब वेरिएशन को दिखाता है, आपका जो रेनफॉल डेटा है उसके अंदर वेरिएशन कितना है। अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन जितना ज्यादा होगा आपको नंबर उतने ज्यादा रहेंगे, तो एन देखो CV के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बना रहा है।
उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? अलाइवल एरर, आप कितना एरर वहां पर अलाउ कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जो अलाइवल एरर होगा, जो अलाइवल एरर होगा वो जितना ज्यादा होगा, रेन को जितने कम जरूरत पड़ेंगे, तो इनडायरेक्टली आप हम क्या बोल रहे हैं उसको कि उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के साथ। इसका क्लियर और नॉट? नाउ सी, अभी सीवी और एप्सिलॉन कैसे निकाले जाएंगे? एप्सिलॉन तो सीधे दे दिया जाता है या फिर मान लिया जाता है कितना परसेंटेज एरर हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, इतना परसेंटेज एरर हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं, सभी लोगों को वाली बात पहुंचे समझ में आ जाएगी। अभी सीवी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको मैं आपको निकालना बताता हूँ। उसके पहले एक छोटी सी बात याद रखेंगे नोट के अंदर बहुत अच्छे से, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। बेटा सीवी एंड एप्सिलॉन दोनों या तो परसेंटेज में होने चाहिए या फिर दोनों फ्रैक्शन में होने चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक को फ्रैक्शन में रखते हो एक को परसेंटेज में रखते हैं। जनरली क्या होता है, एप्सिलॉन काय में दिया हुआ होता है, एप्सिलॉन क्या होता है परसेंटेज में 10%, 15%, और सीवी निकल के आता है फ्रैक्शन में। तो बच्चा क्या करता है, सीवी को फ्रैक्शन में रख के जाता है और एप्सिलॉन काय में रख के जाता है बेटा परसेंटेज में। ऐसा नहीं करना है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। रेशियो है ना बेटा, इंडेक्स निकल रही है ना, तो आपको दोनों क्या तो परसेंटेज में रखना पड़ेगा या फिर दोनों को फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप 10% ले रहे हो, सीवी को आपने फ्रैक्शन में रखा हुआ है, तो एप्सिलॉन को कितना रखिए, 0.1 करके रखिए। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, नहीं तो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी थोड़ी देर बाद गलती होना स्टार्ट हो जाएगी। जो मेजर मिस्टेक होती है वो यही होती है। अभी स्टैटिक्स के फॉर्मूले क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे निकालना बता रहा हूँ। सी, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, आप लोग मेरे ख्याल से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये फॉर्मूले मेरे ख्याल से स्टैटिक्स के नॉर्मल फॉर्मूले हैं, और ये सभी फॉर्मूले आपने 11th 12th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला कैसे आता है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप 11th 12th का कोई भी मैथमेटिक्स उठा के देख सकते हैं, है ना। और इस फॉर्मूले को आप कई जगह लगाते भी होंगे मेरे ख्याल से। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि एवरेज वैल्यू में से हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हटा दीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए अपॉन जितने नंबर है -1 करके पूरे का अंडर रूट ले लीजिए। कई जगह आपने वाली चीज देखी होगी। तो लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ सर? ऑप्टिमल नंबर मतलब, ऑप्टिमल नंबर मतलब होता है बेटा स्वाति सफिशिएंट नंबर कितने सफिशिएंट नंबर ऑफ रेनबोज की रिक्वायरमेंट है आपको ऑप्टिमल नंबर, ठीक है। ऑप्टिमम ऑप्टिमल एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं है। ऑप्टिमल और ऑप्टिमम एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। ऑप्टिमम ऑप्टिमल का जब भी कभी हम लोग मतलब नंबर्स में बात करते हैं तो ऑप्टिमल होता है, क्वांटिटी की बात करते हैं तो ऑप्टिमम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें कितना पानी पीना चाहिए सफिशिएंटली, वो हमारा ऑप्टिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है। सॉइल के अंदर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव करने के लिए कितना सफिशिएंट वाटर मिलाना चाहिए, वो ऑप्टिमम वाटर है, ऑप्टिमम। अब यहाँ नंबर में बातचीत चल रही है तो ऑप्टिमल टर्म यूज किया जाता है। ऑप्टिमल ऑप्टिमम एक ही चीज है, नंबर्स में ऑप्टिमल यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए ऑप्टिमम यूज करते हैं। याद रखेंगे, इंग्लिश का छोटा सा एक रूल है। तो दूसरी बात, ऑप्टिमम का मतलब सफिशिएंट रेन गॉजेस कितने रिक्वायर्ड है, उस एरिया का एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए सफिशिएंट कितने रेन गॉजेस रिक्वायर्ड। मेरे ख्याल से इस बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नो सी क्लियरली, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको सबसे पहले तो एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट अस सपोज दैट कि आपके पास m नंबर ऑफ रेन गॉजेस हैं, है ना। आपके पास m नंबर ऑफ रेन गॉजेस हैं, तो m नंबर ऑफ रेन गॉजेस के साथ आप सबसे पहले तो क्या निकाल लीजिए, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए कि एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ठीक है। तो बेटा एवरेज वैल्यू कैसे निकल के आएगी, p बार, एवरेज वैल्यू निकल के आएगी p1 प्लस p2, कहां तक बेटा, pm तक, और अपॉन क्या हो जाएगा m। ये आपने एवरेज वैल्यू निकाल ली। एवरेज वैल्यू निकालने के बाद जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, p बार माइनस पी आई मतलब हर एक इंडिविजुअल स्टेशन पर, और इन सबका सम, मतलब p बार माइनस p1 का स्क्वायर प्लस p बार माइनस p2 का स्क्वायर प्लस p बार माइनस p3 का स्क्वायर प्लस p बार माइनस p4 का स्क्वायर, कहां तक, p बार माइनस pm का स्क्वायर, वहां तक आपने करके इसका सम कर लिया। और सम करने के बाद नीचे क्या लिख दिया, m-1। यहाँ पे क्या पता पड़ गया आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को उठा के लाइए, और सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी का फॉर्मूला बेसिकली ये यहाँ पर दिया हुआ है, सीवी के फॉर्मूले में रख दीजिए, दैट इज व्हाट, सिग्मा m माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और अपॉन एवरेज वैल्यू। इसमें इनटू 100 क्यों कर रहा है बेटा, इनटू 100 कर रहा है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फिर अलाउएबल एरर को भी फ्रैक्शन में ही रखिएगा, ठीक है। तो आपको टोटल बेटा क्या बातें याद रखनी है, आपको टोटल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले कौन से हैं स्टैटिक्स के? पहला फॉर्मूला आपको पी बार का याद रखना है। पी बार का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pm, जितने नंबर ऑफ रेन गॉजेस हैं, है ना, डेट अपॉन m। दूसरा फॉर्मूला आपको बेटा सिग्मा m-1 का याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, p बार माइनस p1 का स्क्वायर प्लस p बार माइनस p2 का स्क्वायर प्लस कहां तक, p बार माइनस pm का स्क्वायर।
और अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही आएगा पूरा m-1। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद आपको CV का फॉर्मूला याद रखना है, 100 इंटू सिग्मा m-1 अपॉन व्हाट, p बार। इसका क्लियर हो नॉट? और उसके बाद आपको फाइनली n की वैल्यू याद रख लेनी है, दैट इज व्हाट, CB अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहा हूं, गलती करके आओगे पेपर के अंदर और आपके गेट के एग्जाम में तो वो वाला ऑप्शन सबसे पहले ऊपर होगा। वो गलती क्या करके आओगे, CB को रख के आओगे काय में, फ्रैक्शन में, और एप्सिलॉन को रख के आओगे परसेंटेज में। मैं अभी से बोल रहा हूं गलती करके आओगे, है ना। इसलिए इस बात को कान खोल के याद रखना है कि सीवी और एप्सिलॉन दोनों को परसेंटेज में रखना या फिर दोनों को फ्रैक्शन में रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हैं, मेरे ख्याल से आपको याद होते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप ही सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अपने कैलकुलेटर अपने पास उठा के रख लीजिए और जल्दी से इन 3 फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो, है ना। जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। सर स्लाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में करेक्शन है कि क्या, क्या करेक्शन है बेटा, समझा नहीं, क्या करेक्शन है बेटे, मैं समझा नहीं आपकी बात श्यामदास। मैं समझा नहीं बेटे, क्या क्या करेक्शन है श्यामदास। श्यामदास मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं श्यामदास। विशाखा अगर अपन 100 का इंटू करेंगे तो सीबी परसेंटेज में आएगा, 100 का इंटू नहीं करेंगे तो जो हमारा सीबी होगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। श्यामदास क्या करेक्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए थोड़ा सा। सर पी बाद में है यार, देखो अब ये तो एक ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि जिसके बारे में मुझे आंसर कायदे से करना नहीं चाहिए, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है तो, है ना। बेटा बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो तू पीआई में से पी बार को हटा या पी बार में से पीआई को हटा, क्या फर्क पड़ना है दोस्त। तू पी बार को पहले लिख दे बाद में लिख दे, बेटा उसका स्क्वायर हो रहा है ना। तो अगर कोई चीज माइनस भी आएगी तो वो बेटा अपने आप प्लस हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हो यार श्यामदास। मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग करने के बाद इस तरीके का डाउट आपको नहीं पूछना चाहिए। इससे थोड़ा सा दिल में हम लोगों को भी कष्ट होता है ना। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें भाई। श्यामदास का ये कहना है कि सर आपने यहाँ पर पी बार पहले लिखा है और पीआई बाद में लिखा है, भाई उसका स्क्वायर हो रहा है ना यार। तो मैं उसका एडवांटेज ले रहा हूँ, मैं उसको याद नहीं रखता कि अंदर क्या पहले है क्या बाद में। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बोलता है कि ऊपर डिफरेंस इसका स्क्वायर होना चाहिए, डिफरेंस इसका स्क्वायर कर रहा हूँ यार। स्क्वायर के संग आप पहले लिख दो बाद में, आपको क्या मतलब है। विशाखा जो पूछ रही है मैं बता देता हूँ, अगर आप 100 का इंटू करोगे तो परसेंटेज में निकल के आएगा बेटा, 100 का इंटू नहीं करोगे तो फ्रैक्शन में निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ सी, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बाद में बातचीत करेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा गया है बेटा वो बाद में बातचीत करेंगे, अभी 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 नहीं निकालना है। अभी आपको जो काम करना है वो काम मैं आपको दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस फाइंड आउट करने हैं बेटा। आपको यहाँ पर ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस फाइंड आउट करने हैं बेटा, है ना। मेरा वाला क्वेश्चन आपको पूरा करना है। आपको अभी यहाँ पर केवल ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस फाइंड आउट करने हैं। ये जो ए और बी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी आप मुझे केवल ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस फाइंड आउट करिए, बताइए। एक एक पर्टिकुलर रेनगॉज स्टेशन में 10% के एप्सिलॉन के साथ टोटल 6 रेनगॉज लगे हुए हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगॉजेस कितने होने चाहिए। जल्दी से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। यू मे यूज द कैलकुलेटर। टेन परसेंट के एरर के लिए ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगॉज कितना होना चाहिए ये आपको निकालना है। बी मतलब मैं आपको जो बी है ना ये मैं आपको पहले करवा रहा हूं, ए हम लोग बाद में करेंगे।
आपको बी नंबर का पहले करना है, जल्दी से चैट के अंदर आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है। विशाखा का आंसर आया है 9, और किसी का आंसर नहीं आया। चलो देखो, मैं करने का तरीका आपको बताता हूं, है ना। सबसे पहले क्या काम करो बेटा, एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करो। एवरेज रेनफॉल कैसे निकलेगा बेटा, इन सबका एवरेज लो, 82.6 प्लस 102.9, 180.3, 110.3, 98.8, 136.7, और अपॉन कितना लिख दो बेटा, 6। ठीक है ना। तो अगली स्लाइड के ऊपर चल के अपन देख लेते हैं कि इसका एवरेज कितना आ रहा है, फिर अपन मैच कर लेंगे। इसकी वैल्यू निकल के आती है 118.6, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 118.6 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है, योगेश का आंसर 13 आया है, बाकी सब लोगों का आंसर 13 आ रहा है। कोई बात नहीं, योगेश चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपना पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बड़े वाले फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, एक एक करके इसमें से सब चीजों को माइनस करते जाएंगे। 82.6 का स्क्वायर प्लस 118.6 माइनस का 102.9 का स्क्वायर प्लस 118.6 माइनस 180.3 का स्क्वायर प्लस 118.6 माइनस 98.8 का स्क्वायर प्लस एक छूट गया है 118.6 माइनस 110.3 का स्क्वायर प्लस 118.6 माइनस 136.7 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 1, और यहां से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जस्ट चेक, इसकी वैल्यू निकल के आती है मेरी 35.004, है ना। तो इसकी वैल्यू मेरी टोटल 35.04 निकल के आती है सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो पी बार भी निकल के आ गया बेटा, और सिग्मा m-1 भी निकल के आ गया 35.04 और 118.6। अभी आप क्या करो, सीवी फाइंड आउट कर लो, है ना। सीवी कैसे फाइंड आउट करोगे, 35.04 अपॉन 118.6, और इसमें 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आपका सीवी का वैल्यू निकल के आ जाएगा बेटा, है ना। और सीवी का वैल्यू जैसे ही निकल के आया, है ना, सीवी का मेरा वैल्यू जैसे ही निकल के आया, दैट इज व्हाट, सीवी का वैल्यू निकल के आता है 29.54। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बेटा 29.54, ठीक है, परसेंट। उसके बाद आप अपनी एन की वैल्यू निकाल लो। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 29.54 अपॉन 10 का स्क्वायर। इसका क्लियर हो, इसको काटेंगे तो 2.9 हो जाएगा, और एन की वैल्यू लगभग लगभग क्या निकल के आएगी, 9। इंटीजर में लेंगे तो 9। अभी एडिशनल नंबर ऑफ रेनबोजेस पूछता है बेटा, तो एडिशनल नंबर ऑफ रेनबोजेस पूछता है तो कितना हो गया, 6 तो पहले ही लगे, और 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3, है ना। 3 नंबर ऑफ रेनबोजेस और लगाने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पर सफिशिएंटली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेनबोजेस को इंस्टॉल कर देंगे। तो मेरे ख्याल से बेटा सब बच्चों को समझ में आता है। स्लाइड के अंदर मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है अगली स्लाइड पर, मैंने फिर भी आप लोग एक बार अपने हाथों से कुछ करके बताया।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वैल्यू समझ में आती होगी, और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है और सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, 8.7। वेरी गुड आदित्य। केवल एक आंसर गलत आया है, स्वाति का आंसर गलत आया है, और एक आंसर और गलत आया है, श्यामदास का आंसर गलत आया है, योगेश कुमार का आंसर गलत आया है। आप लोगों का आंसर 13 आया है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का आंसर ऐसा निकल के क्यों आ रहा है। बात बाकी सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया। एक बात और ध्यान रखेंगे अच्छे से, ऑल ऑफ यू, मेरे ख्याल से सभी का आंसर सॉल्व हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, हाँ स्वाति बिल्कुल 9 आ गया, आप लोगों ने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक की होगी। एक बात और बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, और 100% श्योर नहीं कर रहा हूँ आपको सभी लोगों को, लेकिन फिर भी एक बात याद रखेंगे, जब भी कभी एप्सिलॉन की वैल्यू 10% होगी, एन की वैल्यू हमेशा 9 आती है, याद रख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अगर टाइम नहीं है तो रिस्क भी खेल के आ सकते हैं, 80-20% की रिस्क रहेगी आपकी। देखो अगर क्वेश्चन जानबूझ के उसने ऐसा बनाया है कि 9 आंसर लेकर के ही नहीं आना है तो बात अलग है। अगर उसने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि 9 आंसर लेकर के ही नहीं 9 आनी नहीं चाहिए, कुछ और आना चाहिए, तो बात अलग है। नहीं तो डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा या नेचुरल रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जब भी कभी 10% का एरर होगा तो आंसर नो होगा, है ना। अगर टाइम नहीं है, लगाना है तो लगा करके आ सकते हो, टिक करके आ सकते हो, मतलब 80% आपका आंसर सही रहेगा। अगर जानबूझ के क्वेश्चन अलग बनाया गया तो फिर बात अलग है, ठीक है। खैर, जिन बच्चों को याद रखना है वो याद रखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन करना आप लोगों को आता है, मैंने आप लोगों को बताई दिया है। अब पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गॉजेस, है ना। अब एग्जिस्टिंग जो सेट है, ध्यान से देखो बेटा, जो मेरा एग्जिस्टिंग सेट है ना, एग्जिस्टिंग सेट में एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू है 6, है ना। तो इसके लिए एरर निकाल दो, एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। CV की वैल्यू 6 के लिए कितनी आई थी, 35.04, 6 के लिए निकाली थी CV की वैल्यू, है ना। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था 6 रिंगों के लिए लगाया था, और यहाँ क्या रख दो, एप्सिलॉन, और यहाँ पे बेटा किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एन की वैल्यू कितनी है 06, एग्जिस्टिंग सेट है, एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो भैया। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात बताएंगे, 10% से ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए बेटा, जल्दी से मुझे लिख करके बताएंगे, 10% से ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए एप्सिलॉन की वैल्यू, मोर और लेस, केवल इतनी बात लिखेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू मोर और लेस। शिवम का कहना है ज्यादा, अनुज का कहना है ज्यादा, ओजस का कहना है ज्यादा, मोर और लेस। बाकी लोग भी जल्दी बताएंगे, ओके मोर, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ रेन गॉजेस कम कर दिए, यहाँ पर 6 कर दिए। सफिशिएंटली रिक्वायर्ड 10% के एरर के साथ 9 थे, आपने नंबर ऑफ रेन गॉजेस क्या कर दिए, कम कर दिए। नंबर ऑफ रेन गॉजेस कम करने की वजह से, नंबर ऑफ रेन गॉजेस कम करने की वजह से एरर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि मिनिमम 9 तो चाहिए ही चाहिए, सफिशिएंटली रिक्वायर्ड तो 9 है ही, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को पूरा करके दिया है, अगली स्लाइड के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने फॉर्मूले नहीं लगाए हुए हैं, फॉर्मूले मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर लिख करके बता दिए थे, है ना। ए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए में हमने 12.06 का एरर निकाला है, और सेम तरीका हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो CV की वैल्यू हम लोग निकाल करके लेके आए, 29.54 है, सॉरी मैंने 35.04 रख गया था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर एरर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर बी का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। बी के अंदर हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेनगोज निकालने हैं। तो बी के अंदर 8.73 की वैल्यू आती है, 8.73 रेनगोज हम दे नहीं सकते, क्योंकि रेनगोजेस आधा रेनगोजेस रखना है या पौना रेनगोजेस रखना संभव नहीं होता, तो पूरा रेनगोज लेते हैं, इसलिए हम मिनिमम 9 नंबर ऑफ रेनगोजेस यहाँ पर रखेंगे। एडिशनली रिक्वायर्ड नंबर कितने हो गए, 3। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं, है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पेपरों के अंदर भी मिलेंगे, और अगर आप पुराने गेट के क्वेश्चन देखते हैं तो वहां भी आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगोजेस के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ईएस के मेंस में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। बहुत सिंपल इसका प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल इसका तरीका होता है, तो हम लोग इन चीजों को बड़े आसानी से हम लोग इनको खत्म कर सकते हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा का है, तो हम लोग इसको अगले टर्न पर लेते हैं, क्योंकि लगभग 10 बज चुके हैं, है ना। हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न पर कल हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो आज मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरा ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस तक क्लियर हुआ होगा। इफ देयर इज अ डाउट देन यू मे आस्क, नहीं तो फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। आराम से एक एक करके आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके आदित्य, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ रिपीट करवाना है, कुछ रिवाइज करवाना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम।
अगर आप अनम्यूट होना चाहते हैं तो भी आप मुझसे बोल सकते हैं। एक बार नेटवर्क डेंसिटी रिपीट। ओके स्वाति, नेटवर्क डेंसिटी क्या होती है? आपको ये समझना है नेटवर्क डेंसिटी का मतलब क्या है, या फिर आपको नंबर समझना है कितना रेन गॉज रखना चाहिए? वो तो स्लाइड के अंदर मेरे ख्याल से आप देख लेंगी कि आईएमडी के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर रीजन में कितना होना चाहिए। मैं बता देता हूँ नेटवर्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है। नेटवर्क डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट एरिया में कितना रेन गॉज होना चाहिए। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया देखते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वहां पर कितने रेन गॉजेस मिनिमम रखने चाहिए। तो नंबर ऑफ रेन गॉजेस पर एरिया के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे कि लेट अस सपोज दैट, सर आप एक बार नेचुरल 5 पाउंड रेन ग्राफ बता दो। मैं बताता हूँ ज्योति आपको थोड़ी देर में। मैं स्वाति का आंसर पहले ले लूँ। हाँ, मैं सबके सबके एक एक करके आंसर लूंगा। नेटवर्क डेंसिटी का मतलब है कि एक रेन गॉज कितने एरिया को कवर करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक रेन गॉज रखा हुआ है, अब ये रेन गॉज कितने एरिया को कवर कर सकता है, दैट इज रेन गॉज डेंसिटी। अभी उस एरिया की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी के आधार पर डिपेंड करेगा कि ये एरिया कितना होना चाहिए। अगर हिली एरिया है, वेरिएशन ज्यादा है, तो बहुत छोटा एरिया होगा, आपको बहुत छोटे एरिया के लिए एक रेन गॉज लेना पड़ेगा। अगर वो प्लेन एरिया है और वेरिएशन उतनी नहीं है रेनफॉल के अंदर, तो आप एक रेन गॉज से बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। तो एक रेन गॉज कितने एरिया को कवर कर रहा है, दैट इज द नेटवर्क डेंसिटी। ये उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेन गॉज की नेटवर्क डेंसिटी है। ठीक है, ओके। अब एक बार नेचुरल साइफन रेन गॉज का हम लोग कर्व देख लेते हैं। जो कर्व मैंने बनाया था वो तो मेरे ख्याल से मिट गया होगा, या फिर व्हाइट बोर्ड पर देख लेता हूँ वो भी है या नहीं। ओके, ये कर्व है अभी। ठीक, इस कर्व को एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो मार्किंग डिवाइस है, ये मार्किंग डिवाइस जैसे जैसे ड्रम घूम रहा है और ये फ्लोट जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है ना, ये फ्लोट जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है, वैसे वैसे मार्किंग डिवाइस भी ऊपर उठती जा रही है और ड्रम लगातार घूम रहा है। तो वहां पर एक ऐसा कर्व हम लोगों को मिलता चला जाएगा, है ना, ऐसा कर्व हम लोगों को मिलता चला जाएगा। अब ये ऐसा कर्व अगर यूनिफॉर्म मिल रहा है, ऐसा यूनिफॉर्म कर्व, तो इसका मतलब क्या है, रेनफॉल एक यूनिफॉर्म रेट के साथ हो रहा है। रेट मतलब एक घंटे में कितना रेनफॉल की डेप्थ आती है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल आ रहा है। अगर हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है हॉरिजॉन्टल ऐसी, इसका मतलब पेन ऊपर नहीं उठा, बिल्कुल भी पेन ऊपर नहीं उठा मतलब फ्लोट ऊपर नहीं गया, फ्लोट ऊपर नहीं गया मतलब कोई रेनफॉल नहीं हुआ, इस कंटेनर के अंदर और भी ज्यादा रेनफॉल नहीं आई। ऐसी वर्टिकल लाइन मिलती है, मतलब ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है ये फिलअप हो गया था, पूरा फुल हो गया था, और उसके बाद कंटेनर कंटेनर एकदम खाली हुआ साइफन मैकेनिज्म की वजह से, और पेन क्या हुआ, एकदम ड्रॉप कर गया, है ना, पेन ड्रॉप कर गया, तो यहाँ पर हमको सीधी लाइन मिल गई। बहुत तेज खड़ी लाइन मिलती है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, एक हैवी रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि पेन एकदम बहुत तेजी से ऊपर गया। पेन बहुत तेजी से ऊपर गया का मतलब क्या है, फ्लोट बहुत तेजी से ऊपर गया, तो फ्लोट के बहुत तेजी से ऊपर जाने की वजह से आपको एक सीधी लाइन मिली, मतलब एकदम स्टीप स्लोप वाली लाइन मिली। क्लियर हो नॉट? तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कर्व आपको क्लियर होगा। जो कर्व मेरी स्लाइड पर था मैं वो कर्व भी ज्योति आपको दिखा देता हूं। ये कर्व था, यहाँ पर भी मेरे एनोनेशन सब तक बने हुए हैं। तो आपको अलग अलग जगह पर दिख रहा होगा कि किस टाइम तक कितना रेनफॉल हो चुका है। डेप्थ, एक एक्सिस पर डेप्थ चल रही है, एक एक्सिस पर कर्व के टाइम चल रहा है ना। तो ये मार्किंग डिवाइस है, पूरा का पूरा कर्व यहाँ पर बन चुका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज एक बार देखना है। टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज क्या होता है? अब वो रेन गॉज असल में मेरा मिट गया, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। हालांकि रेन गॉज का उतना मतलब नहीं है, क्योंकि यूएस वेदर ब्यूरो का रेन गॉज है। मैंने केवल आपको उसका नाम इसलिए बताया क्योंकि अगर कभी इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाए कोई, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बना करके आ सकें, आपको ये ना रहे कि ये कौन सा रेन गॉज होता है। ऊपर एक पैनल लगी हुई होगी इस तरीके से, और इसके अंदर रेनफॉल क्या चाह रहा होगा, और यहाँ पर इस तरीके से टिपिंग बकेट्स लगे हुए होंगे इंक्लाइन डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पर रेनफॉल इकट्ठा होता है, और जैसे ही इसमें 0.25 का रेनफॉल इकट्ठा होगा, तो बकेट क्या होंगे, नीचे को घूम जाएंगे और अगला बकेट पोजीशन में आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके से रोटेशन कर लेगा। अगले बकेट में जब 0.25 आएगा वो भी घूम जाएगा, तो दोनों बकेट का मिला के 0.5 mm का रेनफॉल एक कंप्लीट रोटेशन देता है ना, वन रोटेशन। एक रोटेशन जैसे ही पूरा हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है, एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है। और वो इलेक्ट्रिक पल्स क्या है, एक रिमोट स्टेशन मतलब बहुत दूर एक कहीं स्टेशन है जहां तक हमने वायरिंग की हुई है, और वो इलेक्ट्रिक पल्स हमें वहां पर मिल जाती है। इलेक्ट्रिक पल्स का मतलब होता है कि 0.5 का रेनफॉल आ गया। अब कितने टाइम में कितनी पल्स आ रही है ना, उसमें आप 0.5 का इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ पल्स में, उसके साथ आपको पता पड़ता जाएगा कि किस पर्टिकुलर टाइम में कितना रेनफॉल हो रहा है। ये रेनफॉल हम यूज करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे हम रोज रोज नहीं जा सकते। कोई गाँव होते हैं ना, कोई शहर होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जहाँ पर डेली हम एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर रेनी सीजन में वहां तक जाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर हम इस रेन गॉज को स्टोर करके आ जाते हैं, इंस्टॉल करके आ जाते हैं,
और एक रिमोट स्टेशन पर हम उसका पूरा डेटा स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है टिपिंग बकेट टाइप रेनवॉच की। इसके अंदर आप दूसरी मैकेनिज्म भी लेकर आ सकते हैं, ड्रम फ्लोट की मैकेनिज्म भी इसके अंदर आप लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैंसिल करते हैं, मतलब आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, आज की क्लास पूरी करते हैं और कल हम लोग सेम टाइम मिलते हैं। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रेसिपिटेशन के चैप्टर को खत्म कर लेंगे बेटा, है ना। सबसे बड़ा चैप्टर होता है प्रेसिपिटेशन। ओके आदित्य, थैंक यू, गुड नाइट। हम लोग कल प्रेसिपिटेशन खत्म करेंगे और परसों से फिर हम लोग अब वापस करेंगे। ठीक स्वाति, थैंक यू स्वाति, गुड नाइट। सब बच्चों को, आप लोगों को गुड नाइट, कल मिलते हैं। रिवाइज करते रहिए, होपफुली आप लोगों को वीडियो मिल रहे होंगे और मेरे नोट्स भी आप लोगों को डेली मिल रहे होंगे, तो नोट्स के अंदर आप लोग रिवीजन अपना कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।